हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आईसीआई के स्टडी मैट है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक मिनट। यस। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं भाई कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये पूछ रहा है डिटरमिन द अकाउंटिंग अंडर एक्विजिशन मेथड फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय कंपनी है। ठीक है, एक्विजिशन मेथड बोल दिया इसने। तो एक्विजिशन मेथड से हमें पता चलना चाहिए, हमारे वो जो 8 स्टेप हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में बिजनेस कॉम्बिनेशन में, वो हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। जो हमारे पास 8 स्टेप्स थे वो हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। कंपनी ए एंड कंपनी बी पावर बिजनेस में है। कंपनी ए जो है वो होल्ड करिए 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी। ठीक है, और मतलब अब ये इससे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है हम लोगों को, शायद ये स्टेप ऑफ एक्विजिशन का केस हो सकता है। ऑन 1 नवंबर कंपनी ए ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ कंपनी बी व्हेन इट एक्वायर्ड फर्दर 65% of company's B shares, thereby resulting in total holding of 60% execution of following features। तो ये स्टेप ऑफ एक्विजिशन का केस है फ्रेंड्स। तो उसमें भी 8 ही स्टेप फॉलो होंगे, बस उसमें ये होगा कि आपके जो पीसी है उसमें जो आपकी प्रीवियसली हाइड इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू ऐड हो जाएगी पीसी में, बस ये होगा। सो कंसिडरेशन क्या है, कंपनी ए ट्रांसफर कैश ऑफ 59 लाख एंड इशू 1 लाख शेयर्स ऑन 1 नवंबर। द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी ए शेयर्स ऑन द डेट ऑफ इशू 10 रुपीज पर शेयर। तो हम तो फेयर वैल्यू लेंगे एक्विजिशन मेथड में। कंटीजेंट कंसेशन, कंपनी एग्री टू पे एडिशनल कंसेशन ऑफ 7 लाख इफ द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी बी एक्सीड 70 lakhs ओवर द नेक्स्ट 2 years। अगर कंपनी बी का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 70 लाख अगले 2 सालों में 70 लाख चला जाता है, तब जाके वो एडिशनल कंडीशन 7 लाख रुपए पे करेगा। एट इक्विजिशन डेट इज नॉट कंसिडर प्रोबेबल द एक्स्ट्रा कंडीशन विल बी पेड। द फेयर वैल्यू ऑफ कंडीशन कंडीशन डिटरमिन टू बी 3 लाख एट एक्विजिशन डेट। तो हमें लग रहा है सिर्फ हमें 3 लाख देने पड़ेंगे। ओके, तो ये भी ऐड हो जाएगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कंपनी पे एक्विजिशन डेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट 7 लाख। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है वो पीसी में ऐड नहीं होती, वो एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, पीएनएल में लिख देंगे एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नॉट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू फैंसी इज डिटरमिन टू बी 7,50,000 एक्विजिशन डेट बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस। कंपनी इलेक्ट टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है भाई, ठीक है। 7,50,000 ऐड हो जाएगा। प्रीवियसली हैड नॉट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंपनी हैज ओन 75% वैल्यू और शेयर्स इन अ कंपनी भी वो सेवरल ईयर्स। At first November, the investments including the company's a consolidated balance sheet 70 consolidated balance sheet at 6 lakh rupees accounted for using the equity method and a fair value is 20 lakhs। तो इसमें क्या है, इक्विटी मेथड यूज किया गया है। तो फेयर वैल्यू हम लेंगे। फेयर वैल्यू कंपनी नेट आइडेंटिफाइड नेट एसेट भी पता चल गई 1 नवंबर को कितनी है, 60 लाख रुपीज है। डिटरमिन अकाउंट में इंडेस 103। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप होगा भाई कि एक्वायरर कौन है। तो हमें पता चल रहा है कि कंपनी ए जो है वो एक्वायरर है। ओके, तो कंपनी ए एक्वायरर है। दूसरा हमारा स्टेप होगा क्या, एक्विजिशन डेट क्या है। तो इसमें चिल्ला चिल्ला के बात की जा रही है भाई कि 1 नवंबर हमारा 90% स्टेक हो चुका है, मतलब 65% एक्वायर हो, 50% ज़्यादा क्रॉस कर गया है। तो हमारी 1 नवंबर डेट हो गई। अब तीसरा आता है पीसी। पीसी क्या बनेगी इसकी, तो पीसी में हम ये ऐड कर लेंगे 59 लाख प्लस आपका 10 लाख रुपए ये हो जाएगा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्लस कंटीजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू लेंगे 3 लाख एक्विजिशन डेट पर, प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना, आपकी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और आपका प्रीवियसली हेल्ड भी आ जाएगा। इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो होती है ना, वो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। जब वो एनसीआर की कैलकुलेशन करेंगे तो उस स्टेज पे कंसिडर करेंगे। अभी तो हम पीसी निकाल रहे हैं केवल। ठीक है, अभी तो हम पीसी निकाल रहे हैं केवल। तो आपका 69 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 92 लाख पीसी हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम लोग नेट एसेट्स निकालेंगे। तो भाई नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू तो हमें दे रखी है इसमें, है ना। नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 60 लाख रुपीज़ दे रखी है। फिर हम फिफ्थ स्टेप में क्या निकालेंगे, फिफ्थ स्टेप में निकालेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सॉरी, फिफ्थ में एनसीआई निकालेंगे। एनसीआई कितनी है, एनसीआई कितनी है आपकी 7.5 लाख रुपए। ओके, 7.5 लाख रुपए। और सिक्स स्टेप में हम लोग कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो गुडविल हमारी पीसी कितनी देनी पड़ी, हमें 92 देनी पड़ी है।
और हमारी नेट एसेट्स कितनी है? हमारी नेट एसेट्स है आपकी 60। और हमारा एनसीआई कितना है इसमें? हमारा एनसीआई कितना है इसमें? 7.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये भी आपका एनसीआई भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पीसी में ऐड करके दिखाते हैं। पीसी में ऐड करके एनसीआई दिखाएंगे अपन, तभी तो 100% स्टेक पर हो जाएगा स्टेक। ठीक है, 100% पे हो जाएगा। तो भाई क्या निकलेगी हमारी गुडविल? 92 + 7.5 माइनस आपका एसेट्स, और एसेट्स की वैल्यू क्या दी है? 60 रुपये, 60 लाख दे रखी है ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया आप निकालोगे तो 92 + 7.5 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 39.5 क्या हो जाएगी आपकी? हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं पीसी, हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको 39.5, तो 39.5 क्या आ जाएगी आपकी? गुडविल आ जाएगी। तो ये सब हो जाएगा इसमें। और फिर आपका कौन सा स्टेप आ जाएगा? ये तो हमारा स्टेप 5 हो गया, स्टेप 6 हो गया। अब स्टेप 7 जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री पास कर देंगे, है ना। जनरल एंट्री क्या पास करेंगे हम इसमें? नेट एसेट्स हैं तो एसेट्स आपकी डेबिट हो जाएगी, 60 लैक्स आ जाएगी। ठीक है, और आपका 2 पीसी बन जाएगा। पीसी में जो जो आप पे कर रहे हो वो हो जाएगा, है ना। और गुडविल डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपकी पूरी एंट्री पास हो जाएगी, और स्टेप 9 में आप सीबीएस बना दोगे। ठीक है, तो अब आंसर पढ़ लेते हैं इसका। क्या आंसर है इसका? Identify the acquirer. In this case, company A has paid cash concession to the shareholder of company B. Further, the share issued to company B pursuant to the acquisition don't transfer the control of company A to erstwhile shareholder of company B. ठीक है, इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक्विजिशन की वजह से। ठीक है, एक लिमिट का कंट्रोल, आई लिमिट के पास कंट्रोल है अभी भी। ठीक है, तो कंपनी ए से एक्वायरर, कंपनी बी से एक्वायरी है। Determine the transition acquisition date has a control over the business of company is transferred to the company A. ठीक है, control over the business of a company is transferred to the company on 1st November. The date is consecutive to acquisition date. Determine the PC. PC in the case was comprise the following. ये सारी PC हो जाएगी 92 lakhs की। कैश कंसेशन आ जाएगा, इक्विटी शेयर इशूड आ जाएगा, कंटीजेंट फेयर वैल्यू पर आ जाएगी, फेयर वैल्यू प्रीवियसली हैड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल परचेज कंसेशन 92 lakhs हो जाएगी। एक्विजिशन cost incurred by and or on the behalf of a company A for acquisition of company B should be recognized in statement of P&L account. ठीक है, जो भी एक्विजिशन ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी है जो कंपनी ए इनकर कर रहा है वो एक्सपेंस हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में। सो द अमाउंट ऑफ 1 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। फिर आप फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट्स और लायबिलिटी डिटरमिन करोगे। तो ये कौन सा स्टेप चल रहा है फ्रेंड्स? ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ये हमारा स्टेप 3 हो गया, और 4th वाला हमारा फेयर वैल्यू वाला स्टेप हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका एनसीआई। तो एनसीआई मेजरमेंट क्या की जा रही है? 7.5 लाख रुपए। तो मैनेजमेंट डिसाइड टू रिकॉग्नाइज एनसीआई फेयर वैल्यू एज सच एनसीआई विल बी रिकॉग्नाइज 7.5 लाख रुपए। ठीक है, फिर आ गया आपका 6 स्टेप्स। 6 स्टेप में क्या आएगा? रीमेजर प्रीवियसली हैड इंटरेस्ट इन केस बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अचीव्ड। ठीक है, स्टेजेस, तो इसमें वही आपकी गुडविल वगैरह कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो in this case control has been acquired in stages before acquisition to control the company A exercise significant influence over company B as said the previously and interest should be measured at fair value and difference between fair value statement of carrying amount as at the acquisition should be recognized statement of P&L account। FVTPL अप्रोच है। ठीक है, तो हम FVTPL पे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो भी आपका 14 लाख रुपए का है डिफरेंस, क्योंकि फेयर वैल्यू कितनी है? 20 लाख, और वैल्यू आपने को दिखा के दी है 6 लाख, तो 14 लाख का डिफरेंस आपका P&L में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है FVTPL फॉलो कर रही है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं फर्स्ट प्रिफरेंस हमेशा ये होगी कंपनी फॉलो कर रही है इक्विटी शेयर के केस में FVTPL। ओके, तो गोल्ड गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गेन और बार्गेन परचेज मतलब कैपिटल रिजर्व हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड टोटल कंसेशन 92 लाख से रिकॉग्नाइज अमाउंट ऑफ एनी अनकंट्रोल, इसको 100% स्टेक पे लिया है, क्योंकि 92 लाख तो हम सिर्फ 90% स्टेक के लिए दे रहे हैं ना, 10% स्टेक के लिए तो एनसीआई की वैल्यू आएगी ना, तो 100% स्टेक पर हो गया। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंपनी की नेट एसेट्स कितनी होगी? 60 लाख माइनस करते हैं तो 39.5 लाख आपकी जो कि गुडविल आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ तक स्टेप 6 तक रखा है। 7 जनरल एंट्री ना तो डिस्कस किया है और ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया है।
ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसेशन ट्रांसफर्ड। ठीक है, मेजर फेक गुडविल एंड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड। अब इन्होंने प्रिपेयर करने के लिए बोला है CBS को, मतलब इन्होंने कौन सा स्टेप बोल दिया हम लोग को भाई, स्टेप 8, और फेयर वैल्यू कंसिडरेशन ट्रांसफर भी बोल दिया है। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑन 31 दिसंबर 2021 द ए लिमिटेड इशूज 2.5 शेयर इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ कंपनी बी। ओके, ऑल द बी शेयर होल्डर एक्सचेंज देयर शेयर इन एंटिटी बी। Therefore, entity A issue 150 ordinary share in exchange of all or 60 ordinary share of entity B. फ्रेंड्स, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको क्लियरली रिवर्स एक्विजिशन का केस लग रहा है, जिसमें ए लिमिटेड इशू कर रही है। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये रिलायंस हो गई। ठीक है, रिलायंस लिमिटेड हो गई ऑर्डिनरी शेयर ऑफ कंपनी बी, और ये आपकी हो गई ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एंटिटी ए ने 150 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए इन एक्सचेंज ऑफ 160 ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए। तो ABC की जो बैलेंस शीट है उसमें कितने शेयर्स दिखाई दे रहे हैं? 60। और रिलायंस की जो बैलेंस शीट है उसमें कितने शेयर्स दिखाई दे रहे हैं? और 2.5 है, तो 150 इक्विटी शेयर इशू कर लिए है ना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए कंबाइंड? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए कंबाइंड? भाई अगर 2.5 दे रही है तो 2.5 अगर मल्टीप्लाई कर लो, 60 की बल्दी अपने 2.5 दे रही है, तो कितने हो गए? 150 शेयर्स हो गए, है ना। तो 150 तो यही हो गए, है ना। और ए लिमिटेड, अब ए लिमिटेड का पता करना है। जो रिलायंस लिमिटेड है उसके पास कितने खुद के शेयर्स हैं, है ना। फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी एज अ 31 मार्च इज 40। द कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी ऑर्डिनरी शेयर एज अ दैट इज 16 है। Fair value of entity identifiable assets and liabilities on 31st March are same as carrying amount, except the fair value of entity's non-controlling assets as the 31st December 2021 is 1500. Balance sheet of entity A and entity B immediately before business combination are legal parent entity A है, मतलब ये कौन है? ये आपकी रिलायंस है, और ये प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी है आपकी। तो ये सब दे रखा है। अब इसमें देखना भाई कि कितने ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इसके पास। 100 है। ठीक है, 100 प्लस 150, तो कंबाइंड एंटिटी कितने हो गए? 250 हो गए। 250 हो गए। ठीक है, 250 हो गया इसके कंबाइंड एंटिटी। तो स्टेक कितना हो गया आपका? 50% ज़्यादा स्टेक होना चाहिए, है ना। तो अगर हम देखें तो भाई हमको तो इसमें से 150 मिल गए ना शेयर्स, इसमें से हमें 150 तो मिल गए, तो कितना हो गया? 60% का स्टेक हो गया इसका, ABC प्राइवेट लिमिटेड का, इसका, है ना। अब एंटिटी जो बी की अर्निंग है फॉर द एनुअल पीरियड एज ए 31 मार्च 2021 वर 600 एंड द कंसोलिडेटेड अर्निंग फॉर द एनुअल पीरियड वर 800। Consolidating 800 रुपये थी। Assume there was no change in the number of ordinary shares issued by entity B during the annual period ended 31st March 2021 and during the period from 1st January to the date of reverse acquisition as at on 31st December 2021। ये अर्निंग भी बता दी इन्होंने, ये भी बोल दिया ऑर्डिनरी शेयर्स जो भी एंटिटी बी ने इशू किए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द एनुअल पीरियड 31st मार्च ड्यूरिंग द पीरियड, कोई चेंज नहीं है, मतलब वही की वही है एज इट इज 60, है ना। तो इस केस में फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम एक्वायर पता करेंगे। तो एक्वायर कौन है इसमें? एक्वायर है आपका, एक्वायर कौन है इसमें? एक्वायर है अकाउंटिंग एक्वायरर। लीगल एक्वायरर तो ए है, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है? एंटिटी बी है। एंटिटी बी आपका अकाउंटिंग एक्वायरर है।
ठीक है, अकाउंटिंग बी आपका एंटायर एक्वायरर है। तो इसमें आपका क्या कैसे निकलेगी पीसी? पीसी आपकी देखो 16 रुपये तो दे रखी है आपकी, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर। जो एक्विजिशन डेट है वो क्या है आपकी? एक्विजिशन डेट आपकी 31 दिसंबर 2021 है। तो ये भी दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा पीसी की कैलकुलेशन होगी, है ना, पीसी की कैलकुलेशन होगी। अब ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरिंग, मतलब एक तरीके से ना ये सिर्फ प्लानिंग चल रही है, मतलब ये सिर्फ उसको आईपीओ प्रोसीजर ना गुजरना पड़े और वो पब्लिक बन जाए, उसकी प्लानिंग चलिए। तो इसमें एनसीआई जो होगा वो नील होगा, मतलब स्टेप 5 जो होगा एनसीआई वो नील होगा। अब तीसरे केस में पीसी कैसे कैलकुलेट होगी? तो फ्रेंड्स इसमें जो पीसी कैलकुलेट होगी वो आपकी, बिकॉज आपने मतलब उसमें हमने पढ़ा था कि भाई अगर 60 शेयर्स हैं आपके पास तो कितना परसेंट स्टेक है उसका? आपका कितना परसेंट स्टेक है? 60% स्टेक है। कंबाइंड एंटिटी की बात चल रही है, सॉरी कंबाइंड एंटिटी बी लिमिटेड की बात चल रही है। तो बी लिमिटेड में ये जो 60 है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? 60% स्टेक को प्रेजेंट कर रहा है। जो कंबाइंड एंटिटी है उसका स्टेक कितना है? ठीक है, तो अगर मेरे 60% का स्टेक है, 60 शेयर्स मेरे हैं, अल्टीमेटली मैं उसको कितना दूंगी पीसी में? नोशनल निकलती है पीसी इसमें, रिवर्स एक्विजिशन में नोशनल पीसी निकलती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको नोट्स में भी दिखा दूँ फ्रेंड्स, एक नोट्स दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा रिवर्स एक्विजिशन का केस है। तो इसमें हमने आपका पहला स्टेप निकाला था। ठीक है, आपका पहला स्टेप निकाला था, स्टेप डेट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहला स्टेप तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, है ना। और फिर बी लिमिटेड का ये देखो 60% आ रहा है, ये भी निकाल लिया था हमने। ठीक है, कंट्रोल कितना है, और ये फिर फॉर्मूला बनाया था। इसमें फॉर्मूले में था कि आप क्या करोगे, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं एक्वायरर के, लीगल एक्वायर कौन है? बी लिमिटेड है। तो 60 शेयर्स हैं, उसके डिवाइड बाई 60 तो 100 हो जाएंगे। और एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी अकाउंटिंग एक्वायरर कितने हो गए? 60 हो गए, तो 40 आ जाएगा। और फेयर वैल्यू कितनी है? 16 है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू आपकी आ जाएगा, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन वाली फेयर वैल्यू ली जाएगी इसमें। तो ये आपकी नोशनल पीसी कैलकुलेट हो जाएगी ऐसे करके। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, आप फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग करोगे। एनसीआई इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन की जाएगी। तो हमारा ये सब होगा। ओके, लेट्स डू दैट। ओके, ओके, सो हमारा कितना हो गया? 60 डिवाइड बाई, क्योंकि हमने कंबाइंड 60% तो निकाल ही लिया था हमने, है ना। तो भाई वो 100 हो जाएगा, 100 में से 60 गए तो 40 हो जाएगा, है ना। और फेयर वैल्यू कितनी है आपकी एक्विजिशन डेट पर? 40। ठीक है, 40 है, तो 1600 रुपये आपकी पीसी आ जाएगी, नोशनल पीसी। थर्ड वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो आपकी जब नोशनल पीसी आ जाएगी तो आप क्या करोगे, आप फेयर वैल्यू निकालोगे। किसकी निकालोगे फेयर वैल्यू? एंटिटी ए की निकालोगे डेफिनेटली, है ना, एंटिटी ए की निकालोगे। तो क्या है फेयर वैल्यू? कैरिंग वैल्यू एक्सेप्ट द फेयर वैल्यू ऑफ 1500 रुपये है ना। तो भाई हम इसमें क्या करते हैं, एंटिटी ए की बैलेंस शीट में जाएंगे और इसमें देखेंगे कितनी नेट एसेट्स है। टोटल एसेट्स तो ये क्या हो रही है, ये 1500 हो गई है। ठीक है, तो ये आपका 2000 रुपये हो गया, है ना। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ हो गया, कितना हो गया? 700 रुपये इसमें से माइनस कर दोगे।
2000 में से 300 रुपये गए तो कितने बचेंगे? नॉन करेंट भी आ जाएगी ना इसमें, दोनों आ जाएंगी ना। तो इसमें 700 माइनस तो 1300 रुपये हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब क्या होगा, 16 में से 300 गए, 1300 गए तो 300 रुपये बचे। तो वो 300 जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, गुडविल हो जाएगी। एनसीए स्टेप 5 होगा, उसमें कुछ होगा नहीं। स्टेप 7 जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। जर्नल एंट्री में आप क्या करोगे, करंट एसेट डेबिट कर दोगे, नॉन करंट डेबिट कर दोगे, क्रेडिट ये सब कर दोगे। तो हम ऐसे करके कैलकुलेट कर देंगे। और फिर सीबीएस में क्या करेंगे, हम सीबीएस बनाएंगे। तो जो सीबीएस है वो किसके नाम पर बनेगा, एंटिटी ए के नाम पर बनेगी, है ना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड बनेगा और इसकी जो भी एसेट्स हैं दोनों मर्ज हो जाएंगी और ये जो है वो 1500 पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब होगा। सो लेट्स सी द आंसर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एंटिटी ए issuing 150 ordinary shares, entities B shareholder own 60% of the issued shares of combined entity, 60%. Okay, the remaining 40% are owned by entity A shareholders. जो रिमेनिंग 40% है वो कौन ओन कर रहा है, एंटिटी के ए के शेयर होल्डर्स ओन कर रहे हैं। द ट्रांजेक्शन डिटरमिन्ड टू बी अ रिवर्स एक्विजिशन इन विच एंटिटी बी इज आइडेंटिफाइज अकाउंटिंग एक्वायर बाय एंटिटी ए इज अ लीगल एक्वायरर। ओके, तो ट्रांजेक्शन जो है वो रिवर्स एक्विजिशन कहलाएगा, जिसमें एंटिटी बी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी अकाउंटिंग एक्वायरर हो जाएगी और एंटिटी ई जो लीगल एक्वायर हो जाएगा। ओके, कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसेशन ट्रांसफर। फिर स्टेप 2 में हम लोग जो भी हमारी फेयर वैल्यू है, मतलब एक्विजिशन डेट भी पता करनी होगी बेसिकली इसमें। ठीक है, हमने वैसे भी कंबाइंड निकाल लिया था, तो 40% जो है वो ए के शेयर होल्डर है और बी का कितना है इसमें पास, 60% बी का है। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो आपका रिवर्स ट्रांजेक्शन है। फेयर वैल्यू, जब ये वाला जो फेयर वैल्यू कंसेशन ट्रांसफर की ना, ये थर्ड वाला स्टेप है हमारा एक्चुअली में। सो इफ बिजनेस कॉम्बिनेशन टेकन ओवर द फॉर्म एंटिटी बी issuing additional ordinary share to entity shareholder in exchange for their ordinary shares in entity A. ओके, ये कह रहा है कि एंटिटी बी जो है वो एडिशनल शेयर्स इशू कर रहा है अपने एंटिटी ए के शेयर होल्डर को फॉर देयर ऑर्डिनरी शेयर्स इन कंपनी ए। मतलब वो 60 की 60 दे रहा है पूरे के पूरे। वो कितना दे रहा है, 60 की 60 शेयर दे रहा है। एंटिटी बी कितना दे रहा है, 60 के 60 शेयर्स किसको दे रहा है, ए लिमिटेड को दे रहा है 60 के 60 शेयर्स की। 100% एक्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन वो दे किसके बदले में रहा है, वो दे रहा है आपका 60% शेयर्स के बदले में। कंबाइंड एंटिटी के 60% शेयर्स के बदले में वो 60% दे रहा है। ठीक है, अगर इसे 100% पे कन्वर्ट करना हो तो 40, तो वो एडिशनल पैसा दे किसका रहा है, पीसी का ही तो दे रहा है एडिशनल पैसा। तो वो जो एडिशनल पैसा पीसी का दे रहा है वो क्या हो गई, उसकी एडिशनल पैसा जो दे रहा है वो पीसी हो गई। ठीक है, तो एंटिटी बी वुड हैव टू इशू 40 शेयर्स इन द रेशियो ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन कंबाइंड एंटिटी टू बी द सेम। तो एंटिटी बी को 40 शेयर्स और इशू करने पड़ेंगे ताकि 100% स्टेक हो जाए, है ना। 40% और शेयर इशू करने पड़ेंगे अपने खुद के, अपने खुद के। ठीक है, 40% और शेयर इशू करने पड़ेंगे अपने खुद के ताकि ए लिमिटेड को 100% स्टेक मिल जाए पूरा के पूरा। तो उसको 40% इशू करेंगे कंबाइंड टू बी द सेम। एंटिटी बी शेयर होल्डर वुड ओन देन 60 आउट ऑफ 100 शेयर्स आउट ऑफ बी। ठीक है, उसके खुद के शेयर्स कितने होंगे, 60 होंगे। 60% कंबाइंड एज फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा। ठीक है, इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड बाय एंटिटी बी एंड ग्रुप इंटरेस्ट इन एंटिटी ए, वो कितना होगा, फेयर वैल्यू कंसिडरेशन जो होगा वो 40 शेयर्स हमें देने पड़ेंगे। तो कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं, 40 × 40, 1600 रुपये दे रहे हैं। सो फेयर वैल्यू कंसिडर इफेक्टिवली ट्रांसफर शुड बी बेस्ड ऑन द मोस्ट रिलायबल मेजर, हैंस कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी शेयर प्रोवाइड अ मोर रिलायबल बेसिस फॉर मेजरिंग द कंसिडरेशन इफेक्टिवली ट्रांसफर फ्रॉम एंटिटी। फेयर वैल्यू ऑफ shares and NDB consideration is measured using market price of entities 100 shares at a fair value of share 16. Okay. मोस्ट रिलायबल मेजर होगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं कंसिडरेशन इज मेजर्ड यूजिंग द मार्केट वैल्यू विद द फेयर वैल्यू। ओके, कंसिडरेशन ठीक है। मेजरिंग गुडविल, मेजरिंग गुडविल में क्या आएगा आप देखते हैं। Goodwill is measured as excess of fair value of consideration effectively transferred through group interest over the net amount of entities recognized identified assets and liabilities. So consideration effectively 1600 रुपये का ट्रांसफर हो रहा है और नेट रिकॉग्नाइज वैल्यू आइडेंटिफाइबल कितनी है, करंट एसेट्स 1500 रुपये, नॉन करंट एसेट्स ये है, नॉन करंट लाइबिलिटी ये है और नॉन करंट लाइबिलिटीज ये है। तो 1300 रुपये आ गए जो हमने खुद भी निकाला था, तो गुडविल आ गई 300 रुपये। तो
तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या शो होगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द बिजनेस कॉम्बिनेशन करंट एसेट्स क्या कहलाएंगे भाई? सबके करंट एसेट्स, दोनों के करंट एसेट्स ऐड हो जाएंगे। 1200 नॉन करंट एसेट्स कितना हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, गुडविल आ जाएगा। और करंट लायबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हो जाएगा। और 250 ऑर्डिनरी शेयर इशू होते हुए हम दिखा देंगे। ठीक है, 250 ऑर्डिनरी शेयर इशू होते हुए हम दिखा देंगे। रिटेन अर्निंग आ जाएगा, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, टोटल लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी इतना बन जाएगा। ओके, so the amount recognized as issued equity interest in consolidated financial statement 2200 determined by adding the issued shares of legal subsidiary immediately and before the business combination and the fair value of consideration effectively transferred 1600. However, the equity structure appearing in CVS number and number type issued must reflect the equity structure of legal parent, including legal parent कौन है? Reliance Limited है, मतलब A Limited है। ठीक है, including the equity shares issued by legal parent to effect the combinations. ओके, तो ये है। अगर हम खुद भी करेंगे इसको तो हम देखेंगे, एक मिनट, अगर हम इसकी बैलेंस शीट बना लेंगे थर्ड वाले की, सेकंड क्वेश्चन की बैलेंस शीट। यस, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये दोनों एडअप हो जाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एंटिटी ए कहलाएगी। और ये हो जाएगा 500 प्लस 700 1200 हो जाएगा। नॉन करेंट एसेट्स आ जाएगा 1500 प्लस 4500, ये आ जाएगा। और करंट लायबिलिटी जाएगा 900 रुपये, और ये आ जाएगा आपका 1500 रुपये। ठीक है, तो ये बन जाएगा। शेयर होल्डर इक्विटी कितना हो जाएगा? रिटेन अर्निंग तो एज इट इज़ 2200 रुपये हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा भाई, आपके 250 शेयर्स थे ना, तो 250 शेयर्स आपकी एंटिटी बी का 600 आ जाएगा प्लस 1600 रुपये आ जाएगा, है ना। जो कि पीसी आप दे रहे हो वो 1600 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 1600 रुपये किसकी वैल्यू है? 40 शेयर जो आपने इशू किए हैं उसकी वैल्यू है। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी कितना हो जाएगा? 3100 रुपये हो जाएगा। एक बार देख लेंगे हम लोग। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 5700 रुपये हो जाएगा। ये 5700 रुपये हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। करंट एसेट्स आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका गुडविल आ गया। हमने गुडविल भी रिलीज करनी थी, एंड जो कि जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमारी अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, इसकी ये बी लिमिटेड की, अगर आप ऊपर देखोगे तो किसका लिखा हुआ है? ये ए लिमिटेड, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जाएगी ऑफ ए लिमिटेड, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन आएगा बी का ही पार्ट, मतलब इशू ही किए ना उसने, ए लिमिटेड ने। तो ए लिमिटेड ने कितने इशू किए हैं? ए लिमिटेड ने आपके इशू किए 100 शेयर्स, तो उसके पास थे और 150, तो 250 शेयर्स हो गए। ठीक है, अब क्या आ रहा है उसमें? कितनी वैल्यू आ रही थी? 600 वैल्यू आ रही थी, 1600 तो दिए ही है, तो 2200 रुपये हो गया। रिटेन अर्निंग 1400 रुपये हो गया। तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितना हो गया? 3600 रुपये हो गया। रिटेन अर्निंग 1400 रुपये हो गया। इसमें बेसिकली ए लिमिटेड की रिटेन अर्निंग आएगी। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या आएगी? ए लिमिटेड की रिटेन अर्निंग आएगी 1400 रुपये।
थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है एक मिनट, सिनेरियो फर्स्ट और सिनेरियो, दो सिनेरियो दे रखे हैं। ओके, न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड लोन, बी एफ एक्वायर बी बैंक बी इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन 1 October 2021। ठीक है, द लोन बाय बैंक ई to borrower B is recognized at provisionally determined fair value. In December 2021, F received borrower B's financial statement for the year ended 31st December 30th September 2021, which indicates significant decrease in borrower B's income from operation. Basis that the fair value of the loan to B at acquisition date is determined to be less than amount recognized earlier on a provisional basis. Okay, तो ये बोल रहा है कि भाई बैंक एफ है ना, और बैंक ए है। अब इसने क्या किया, इसको एक्वायर कर लिया है। ठीक है, इसने इसको एक्वायर कर लिया है। अब बैंक ई जो है, बैंक ई ने क्या दिया है, बोरोर बी है जो, उसको लोन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, प्रोविजनली डिटरमिन वैल्यू पे, मतलब इंडियस अप्लाई किया होगा इसने जरूर 109। इन दिसंबर 2021 एफ एसी बोरोर बीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एफ है वो क्या कर रहा है, एफ ने रिसीव किए हैं बोरोर के बी फाइनेंशियल के स्टेटमेंट्स। कब किए हैं, 30 सितंबर को। और ये कब हो रही है बात, अक्टूबर 2021 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक्विजिशन डेट हो जाएगी आपकी। लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें, बोरोअर बी जो है, ठीक है, विच इंडिकेट सिग्निफिकेंट डिक्रीज बोरोअर्स बी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। तो एफ लिमिटेड ने, बैंक एफ ने क्या किया, इसके ना बुक्स ले ली, इसकी क्या ले ली, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव कर लिए, और उसको पता चल रहा है कि बोरोअर की जो बी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो उसमें बहुत बड़ी डिक्लाइन है। बेसिस दैट फेयर वैल्यू ऑफ दिस लोन टू बी एंड एक्विजिशन डेट डिटरमिन्ड टू बी लेस देन द अमाउंट रिकॉग्नाइज अर्लियर ओवर प्रोविजनल बेसिस। तो इसकी जो अमाउंट है वो लेस रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसने ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर रखा है। ठीक है, हो गया केस। ठीक है, हो गया ये वाला केस एक बार बैंक एफ का। फिर अब आता है बैंक एफ एक्वायर बैंक ई इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अक्टूबर 2021। तो बैंक एफ जो है बैंक ई को एक्वायर कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी ठीक है समझ में आ गया। तो लोन बाय बैंक ई टू बोरोअर बी इज रिकॉग्नाइज ए प्रीवियसली प्री डिटरमिन्ड फेयर वैल्यू। In December 2021, AF received information that borrower B had lost his major customer earlier that month. This is expected to be a significant negative impact of B's operations. ठीक है, अब फिर से वही सिचुएशन आ गई कुछ। तो अगर आप इंडेस, क्योंकि लोन जो होता है वो इंडेस 109 डील करता है ना, तो लोन टिल मेच्योरिटी तक रखना होता है और ऑब्लिगेशन टू पे कैश होता है, तो लायबिलिटी होती है। लेकिन इस केस में बैंक एफ की क्या है, वो एसेट है, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो फाइनेंशियल एसेट्स कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ऑब्लिगेशन टू रिसीव के, सॉरी राइट टू रिसीव कैश है, राइट टू रिसीव कैश है ना। तो उस केस में आपका, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी तक आपको होल्ड रखना है, तो आप क्या करोगे, इसको आप इसको अमोर्टाइज कॉस्ट में मेजर करोगे, वो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे इसको मेजर करोगे। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिलेंगे आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट में इसको मेजर करोगे तो क्या होगा, अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, है ना। टेबल बनेगी तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, पहले प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे और फिर उसको अनवाइंड करोगे, इनकम को अनवाइंड करोगे, तो आप इंटरेस्ट को अनवाइंड करोगे, तो जो भी आपका रिसीवेबल लोन रिसीवेबल खड़ा हुआ है वो आपका डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट को आपकी क्रेडिट होती जाएगी। तो ऐसे करके आपकी एंट्री पास होती जाएगी। लेकिन हमें पोजीशन हमें लग रहा है कि लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि लॉस होगा, तो इस केस में अब क्या करेंगे हम, फ्रेंड्स। तो इस केस में क्या है, अगर हम थर्ड वाला देखें तो भाई ये जो सिनेरियो 1 देखें हम लोग, तो इसमें क्या है कि आप ये देखो ना कि फर्स्ट जो अक्टूबर को है ये कंडीशन आपकी, जो लोन बाय बैंक ई टू बैंक बी है, प्रोविजनल डिटरमिन फेयर वैल्यू पे किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, आपकी प्रोविजनल डिटरमिन जब भी आपको लोन दिया गया था। लेकिन दिसंबर 2021 में क्या है, एफ ने रिसीव कर लिया, बैंक एफ देख रही है भाई इसका, तो 30 सितंबर 2021। तो 30 सितंबर क्या थी, एक्विजिशन डेट कौन सी है, अक्टूबर 2021 है। तो 30 सितंबर 2021 को जब एफ ने, देखिए जब दिसंबर में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाए बोरोवर की, तो
इसमें लिखा है फेयर वैल्यू ऑफ द लोन टू बी एट एक्विजिशन डेट डिटरमिन टू बी लेस देन द अमाउंट रिकॉग्नाइज अर्ली ऑन प्रोविजनल बेसिस। मतलब एक्विजिशन डेट पर ना इसकी अमाउंट जो प्रोविजनल बेसिस पे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था वो कम है। तो इसका मतलब सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी एक्विजिशन डेट पर, कौन सी वाली, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि बी की बोरोअर की इनकम कम आई है ऑपरेशन से, ठीक है। तो एक्विजिशन डेट पे वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, बिकॉज एक्विजिशन डेट पर कंडीशन एक्सचेंज वो कंसिडर हो रही थी। तो क्या होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन में उसकी जो वैल्यू है आप लो लोगे, मतलब उसकी वैल्यू जो भी आपकी फेयर वैल्यू आएगी लोन की, ठीक है, जितना भी आपकी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, मतलब इसका भी प्रोविजन बनेगा, वो माइनस करके देखा होगा आप। तो उससे क्या होगा, आपकी जो गुडविल है वो बढ़ जाएगी, उसका डायरेक्टली गुडविल पे होगा तो गुडविल बढ़ जाएगी। तो हम यही लिखेंगे कि इसमें गुडविल बढ़ जाएगी, और क्योंकि वो सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, सॉरी एक्विजिशन डेट पर, तभी तो उसको मेजर किया जा रहा है प्रोविजन, मतलब कम अमाउंट पे, जो कि हमने प्रोविजनल बेसिस पर रिकॉर्ड किया था। तो क्योंकि वो सब सिचुएशन एग्जिस्ट करती है एक्विजिशन डेट पर, तो इसलिए क्या होगा, पीसी में उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा और पीसी में उसकी लाइबिलिटी को कंसिडर किया जाएगा। तो लाइबिलिटी कम अमाउंट से रिकॉर्ड होगी तो डेफिनेटली हमारी पीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, पीसी की वैल्यू मतलब गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो ये होगा फ्रेंड्स। अब दूसरा केस क्या है कि दूसरे केस में आपके बैंक एफ ने एक्वायर किया था बैंक ई को बिजनेस कॉम्बिनेशन में अक्टूबर 2021, एक्विजिशन डेट 2 अक्टूबर 2021 थी। तो बी बैंक ई जो है, ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, प्रोविजनल डिटरमिन वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किए गए थे, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजनल डिटरमिन फेयर वैल्यू थी, उस पर हमारा जो लोन आपका लोन रिसीवेबल है वो एसेट्स रिकॉग्नाइज किए थी, फाइनेंशियल एसेट्स। दिसंबर 2021 में एफ ने रिसीव की इन्फॉर्मेशन की बोरोर बी को, बोरोर ने अपना मेजर कस्टमर खो दिया है, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टू हैव अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इन बीस ऑपरेशन। तो ये भाई दिसंबर की बात है ना, एक्विजिशन डेट पर तो कुछ ऐसा था नहीं, तो एक्विजिशन डेट पर कुछ ऐसा था नहीं तो वो पीसी में कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। वो क्या होगा, आप इंडियाज 109 फॉलो करोगे और वहाँ पे क्या होगा, दिसंबर 2021 में ही आप एंट्री पास करोगे, जो भी आपका एक्सपेक्टेड आपको प्रोविजन लग रहा है वो आप बना दोगे, सिंपल, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। एक बार आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सिनेरियो फर्स्ट का आंसर, सिनेरियो सेकंड का आंसर। द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एफ सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन रिलेट टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है एट द बैलेंस शीट डेट, ओके। अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट इन अ प्रोविजनल अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर लोन टू बी विद द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन गुडविल। तो ठीक है, तो जो भी आपका प्रोविजनल अमाउंट है वो आप लोन टू बी में रिकॉग्नाइज कर दोगे और उसमें क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी गुडविल में। बेसिस इज सिनेरियो सेकंड है जहाँ पे एक्विजिशन डेट के बाद पता चला है। तो बेसिस द फेयर वैल्यू ऑफ लोन टू बी विल बी लेस देन द अमाउंट रिकॉग्नाइज अर्लियर एक्विजिशन डेट। न्यू इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन चेंज इन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ लोन टू बी doesn't relate to fact or circumstances, does not relate to fact or circumstances, ठीक है, does not relate to fact or circumstances that existed at the acquisition date, rather is due to the new event, the loss of major customers subsequent to the acquisition date, ठीक है। therefore based on information AF Limited should determine recognize a loss on loan in accordance with Ind AS 109, okay, with a corresponding change to PH statement of P&L। तो ये हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। ऐसे हम फोर्थ पे आए थे, फाइंड द वैल्यू एट विच एनसीआई टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हम वो वैल्यू पता करेंगे जो कि एनसीआई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। तो कंपनी ए ने एक्वायर क्या किया, इक्विटी इंटरेस्ट कंपनी बी में लगाया ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर कंसीडरेशन ऑफ 85 करोड़। क्या बोल रहा है, कंपनी ए ने एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2021 को, तो कंपनी ए ने एक्वायर किया है, तो कंपनी ए क्या हो गई, हमारी एक्वायरर हो गई, ठीक है, और एक्विजिशन डेट क्या होगी, 1 अप्रैल होगी, फॉर कंसीडर ऑफ 85 करोड़ डिस्ट्रेस सेल। कंपनी बी डिडंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज इन इक्विटी। अच्छा, द कंपनी अपॉइंटेड रजिस्टर्ड वैल्यूअर हुज असिस्टेंट कंपनी वैल्यूड द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एंड फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल एसेट्स 15 करोड़ एंड 100 करोड़ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसने फेयर वैल्यू मेजर करी और ये क्या फेयर वैल्यू निकल के आई, आपकी एनसीआई की फेयर वैल्यू तो 15 करोड़ निकल के आई और जो एसेट्स थे वो 100 करोड़ के निकल गए। फाइंड द वैल्यू एट विच एनसीआई शुड बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें, सबसे पहले तो एक्विजिशन डेट क्या है, सबसे पहले तो एक्वायर कौन है, कंपनी है। दूसरा स्टेप क्या हो गया आपका, दूसरा स्टेप को क्या, एक्विजिशन डेट क्या है, 1 अप्रैल है,
2021 है। तीसरा स्टेप पीसी का आ गया। लेकिन ये पूछा है सिर्फ एनसीआई के बारे में, तो हमें ये सब स्टेप लेने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एनसीआई पर डायरेक्टली आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनसीआई की बात चल रही है, ठीक है। वैसे तो 85 करोड़ ने बता दिया कंसेशन पेड की है, तो ये 85 करोड़ हो जाएगी। कंपनी के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है रिकॉग्नाइज इक्विटी, ठीक है। उन्होंने अपॉइंट किया है और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई की निकाल रही है। तो हम 15 करोड़ जो फेयर वैल्यू निकाल रखी है ना, वही कंसिडर करने वाले हैं। 15 करोड़ की जो फेयर वैल्यू है वो कंसिडर करने वाले हैं। तो 15 करोड़ पे फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज हो गई है ना, 15 करोड़ पे रिकॉग्नाइज होगी। एक बार इसका आंसर पढ़ लेते हैं। In this case, हमने ऑप्शन टू मेजर एनसीआई एज फॉलोज। ऑप्शन ए मेजर एनसीआई फेयर वैल्यू 15 करोड़ ड्राइव बाय द वैल्यूअर, ठीक है। दूसरा है कि आप क्या करो, आप ना एसेट्स का परसेंट निकाल लो। 90% चाहिए तो 10% कितना हुआ, 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ हुआ। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, आपको जो सुटेबल लगे वो ले लो। दोनों मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। हमारा 5th क्वेश्चन आ गया इसका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट टू बी डन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। हमें तो कमेंट करना है बस। ओके, फर्स्ट अप्रैल 2021 द कंपनी एक्वायर्ड 5% ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी बी फॉर 1 लाख। ओके, ए अकाउंट फॉर इस इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू एफवीटीओसी अंडर Ind AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन मेजरमेंट। ओके, 31 दिसंबर 2021, एक साल बाद की क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन बी एट फेयर वैल्यू रिपोर्टेड अनलाइज गेन ऑफ 5000 इन अदर कॉम्प्रेंसिव इनकम, ठीक है। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन बी डेबिट टू OCI reserve, which was presented as a separate component of equity, ठीक है। On 1st April 2022, A obtained control of B by acquiring remaining 95% of B, ठीक है। तो 1st अप्रैल एक्विजिशन डेट हो जाएगी, 1st अप्रैल एक्विजिशन डेट हो जाएगी। कुछ नहीं है, आपको स्टेप लिखने पड़ेंगे भाई कि आपका एक्वायरर कौन है, कंपनी ए है। दूसरी आपकी एक्विजिशन डेट क्या है, 1st अप्रैल 2022 है। तीसरी आपकी पीसी क्या है, इसमें पीसी तो पता ही नहीं है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है एफवीटीओसी वाली वो कंसिडर करोगे आप, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, एफवीटीओसी आपने नेट एसेट्स भी नहीं दिए है ना। तो इसमें जो भी आपकी एफवीटीओसी वाली है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी पीसी में ऐड हो जाएगी। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, प्रीवियसली हैड इन्वेस्टमेंट, तो ये जो आपका गेन हुआ है, जो जो इसमें चला हुआ है, तो अल्टीमेटली जो भी आपकी फेयर वैल्यू आएगी इन्वेस्टमेंट की, वो फेयर वैल्यू कंसिडर की जाएगी, वो आपकी पीसी में ऐड हो जाएगी। तो यही आएगा बस, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उसके बेसिस पे बता रही हूँ मैं। 1st अप्रैल को दिन यही वाली एंट्री होगी। तो जनरल एंट्री पीसी, फिर हम एनसीआई कैलकुलेट करेंगे। एनसीआई कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। हम नेट एसेट्स देखेंगे तो नेट एसेट्स सबके निकल के आएगी, जो भी निकल के आएगी, और फिर हम एनसीआई का कैलकुलेशन। तो 5th स्टेप में जो एनसीआई होगी वो क्या होगी, सॉरी ये प्रीवियसली हैड इन्वेस्टमेंट है ना। हाँ, तो एनसीआई तो कुछ नहीं होगी इसमें, क्योंकि 100% कौन एक्वायर कर रहा है, कंपनी यही एक्वायर कर ले रही है, ठीक है। फिर 6th केस में क्या होगा, अगर कुछ दिया होता तो ही तो हमें निकल के आती पीसी वगैरह, लेकिन कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैं ये दिया एफवीटीओसीआई का। तो इस केस में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ऐड हो जाएगा पीवी में आपके, जो भी फेयर वैल्यू आ रहेगी 1st अप्रैल को वो ऐड होगी, सिंपल, ठीक है। तो 5th का आंसर पढ़ लेते हैं। At acquisition date, A Limited recognized the gain of 4,55,000 as a gain or loss is not allowed to be recycled to income statement as per requirement of Ind AS 102, ठीक है। तो जो आपका जो गेन पड़ा हुआ है उसी आएगा, ठीक है। जो आपका ये क्या पड़ा हुआ है, गेन पड़ा हुआ है, उसी आएगा। वो गेन और लॉस जो है वो आपको आप इनकम स्टेटमेंट में नहीं ले जा सकते,
आप रिटेन अर्निंग में ले जाओगे. ऐसा रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया इज 109. इन्वेस्टमेंट इन बी वुड बी फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू पी होगी, देयरफॉर डजंट रिक्वायर रीमेजरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. फेयर वैल्यू ऑफ 5% इन्वेस्टमेंट प्लस फेयर वैल्यू कंसेशन फॉर 95% न्यूली एक्वायर्ड इज इंक्लूडिंग एक्विजिशन अकाउंटिंग. डेफिनेटली दोनों फेयर वैल्यू आपकी पीजीसी पीसी में आ जाएंगी. तो आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिमेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका जो फेयर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वही ऐड हो जाएगा. और जो 5000 गेन में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, वो ओसीआई में बढ़ा रहेगा. और अगर ज़्यादा बेचने का शौक है तो रिटेन अर्निंग में डाल दो जब डी रिकग्नाइज होगा तो. ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स में क्या पूछा है? सिक्स में पूछा है स्टेट वेदर द प्रोसीजर फॉलोड बाय ए एन रिजल्टिंग मेजरमेंट आर अप्रोप्रिएट और नॉट. ओके, प्रोसीजर जो भी फॉलो किया वो सही है कि नहीं. ऐसा कह रहे तो बार्गेन प्राइस गेन ऑन प्रोसेस, मतलब कैपिटल रिजर्व की बात कर रहे हैं. तो कंपनी ए लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ कंपनी एज ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर अ कंसेशन ट्रांसफर ऑफ 5 million. एक्वायरर कौन है? ठीक है, कंपनी ए है. 1 जनवरी को क्या मिला है उसको? 70% स्टेक ले लिया उसने. तो 1 जनवरी एक्विजिशन डेट हो गई है ना. पीसी क्या हो गई? 5 million. अभी आगे देखते हैं. कंपनी इंटेंड टू रिकॉग्नाइज एनसी एज प्रोपोर्शनल लेवल ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. ठीक है, ओके, 30% आ जाएगा उसका. विद असिस्टेंस ऑफ सब्सिडियरी क्वालिफाइड वैल्यूएशन प्रोफेशनल मेजर आइडेंटिफाइड एसेट्स ऑफ एट. ठीक है, नेट एसेट्स कितनी है? 10 million है. 10 million है तो 10 million का कितना हो गया आपका? 30% 3 million हो गया. A perform a review. अब A performs a review and determine the business combination didn't include any transaction that should be accounted for separately from business combination. बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो आपका सेपरेटली अकाउंट होना चाहिए बिजनेस कॉम्बिनेशन से हटकर. ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है. तो क्या वो जो बोल रहा है प्रोसीजर वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या करोगे. आप पहले स्टेप 1 फॉलो करोगे, फिर 2 फॉलो करोगे. स्टेप 1 में आपका ए एक्वायरर मिल गया, 1 जनवरी को मिल गया. फिर पीसी कैलकुलेट करोगे तो पीसी भी आ गई 5 million की, है ना. और तीसरा आप एसेट्स, तो एसेट्स में मिल गई आपको. फिफ्थ स्टेप एनसीआई है ना. तो एनसीआई कितना होगा? इन्होंने बोला है भाई कि आपकी जो आइडेंटिफाइड एसेट की फेयर वैल्यू है उसका हम परसेंट निकाल लेंगे. तो 30% 3 million हो जाएगा उसका, है ना. तो आपका क्या होगा फिर? पीसी आपकी इतनी आ गई, नेट एसेट्स इतनी आ गई, तो 10. ठीक है, 10 तो ये हो गई आपकी. तो 5 million प्लस 3 हो जाएगा आपका जो गुडविल होगी. वो कैसे कैलकुलेट होगी? गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होगी आपकी? ये तो आपका स्टेप 5 हो गया. चौथे 4 स्टेप तो हमने ओरली बता दिए थे, 5th स्टेप भी ओरली बता दिया था. एनसीआई का ये 5th स्टेप है 3 million का. अब आपका छठवां जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व, है ना. तो आपका पीसी कितना है भाई? आपका पीसी है 5 million का. और आपकी जो नेट एसेट्स है वो कितनी है? नेट एसेट्स आपकी पीसी 5 million की है ना. एनसीआई का पार्ट कितना है इसमें से? 3 का, तो 8 हो गए, 8 million हो गए. और आप देख पीसी कितनी रहे हो, सॉरी आप नेट एसेट्स एक्वायर कितनी कर रहे हो? आप नेट एसेट्स एक्वायर कर रहे हो 10 million की. तो जो 2 million बचा है वो क्या है आपका? कैपिटल रिजर्व. तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व आ गया, है ना. कैपिटल रिजर्व आ गया आपका. तो इसमें कैपिटल रिजर्व आ गया आपका 6 स्टेप है. 7th स्टेप में आप जनरल एंट्री पास कर दोगे. ठीक है, जनरल एंट्री पास कर दो. एसेट्स डेबिट कर दोगे और क्रेडिट रिजर्व क्रेडिट कर दोगे. एसेट्स को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे 5 million से, सॉरी 10 million से. और क्रेडिट कर दोगे किसको? 2 million से कर दोगे. ठीक है, और क्या कर दोगे आप? एनसीआई कर दोगे. कितना आ जाएगा एनसीआई? 3 million आ जाएगा. ठीक है, और क्या कर दोगे? 2 पीसी कर दोगे, 5 million ही हो जाएगा. तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी. तो वो सही कह रहा है कि भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा है. जो ये सब करने के बाद पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है. बाकी अभी और आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या बोल रहा है 6th वाले का. तो द अमाउंट ऑफ बीज आइडेंटिफाइड एसेट्स एक्सीड द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
ठीक है। आइडेंटिफाइबल कितनी है, 10 मिलियन है, और फेयर वैल्यू कितनी है, 5 मिलियन हो रही है। ट्रांसफर प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई की 3 मिलियन है। रिजल्ट की इनिशियल इंडिकेशन ऑफ अ गेन ऑन अ बार्गेन परचेज। ओनली ए रिव्यू द प्रोसीजर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द आइडेंटिफाइड एसेट्स एक्वायर्ड टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एनसीआई एंड द कंसीडरेशन ट्रांसफर टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन दैट वर नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, कि जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के पार्ट नहीं बनेंगे। फॉलोइंग रिव्यू ए कंक्लूड द प्रोसीजर फॉलोइंग रिजल्टिंग मेजरमेंट वर अप्रोप्रिएट, कि वो अप्रोप्रिएट थे और वो सही कह रहा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है जो कि आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं बनना हो। सारी चीज़ें थी उसमें ऐसी जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट ही बनेंगी। एंटीफेबल नेट एसेट्स ये हो जाएगा 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ रुपये। ठीक है, और ये हो जाएगा कंसेशन ट्रांसफर 50 और एनसीआई का 30%, तो आपका गेन परचेज क्या है वो 20 हो गया। ठीक है, 2 मिलियन आ गया। ओके, अब हम 7th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, तो एंटिटी ए एंड एंटिटी बी जो है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटी ए एंड एंटिटी बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल वाला ट्रांजेक्शन है या नहीं है, लेट्स सी। एंटिटी एंड एंटिटी बी प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन सर्विस इन इंडिया। एंटिटी ए इज ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, नन ऑफ whom had control and doesn't have a collective control agreement। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंटिटी बी इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल मिस्टर राम। तो क्या कह रहा है ये, अगर हम इसको हटा दें, रुक जाइए, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई एक एंटिटी ए है, एक एंटिटी बी है, ठीक है, और ये जो मिस्टर राम है ये कंट्रोल करते हैं इसको। ठीक है, ओनर ऑफ एंटिटी एंड बी हैव डिसाइड टू कंबाइन देयर बिजनेस। ठीक है, अच्छी बात है। द कंसेशन विल बी सेटल इन शेयर्स ऑफ एंटिटी बी। ठीक है, एंटिटी बी जो है नए शेयर इशू करेगी, नए शेयर इशू करेगी 40% ऑफ इशू शेयर कैपिटल। ठीक है, मैं इशू कर दूंगी शेयर्स टू कंट्रोलिंग शेयर होल्डर मिस्टर राम। अच्छा, एंटिटी बी इसको नहीं, ए लिमिटेड को नहीं दे रही वो, सॉरी, वो किसको दे रही है, वो कह रही है मैं एंटिटी बी को मिस्टर राम को दे दूंगी। ठीक है, अब मिस्टर राम देन 30 ट्रांसफर शेयर ओनर ऑफ एंटिटी ए, जो कंपनी का ओनर है उसको ट्रांसफर कर देंगे। वाह, इन एक्सचेंज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन एंटिटी है। ठीक है, इन इंटरेस्ट मिल जाएगा और ये दे देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा किसके लिए, एंटिटी ए के लिए। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एंटिटी ए के लिए बी लिमिटेड में। एट दिस पॉइंट मिस्टर राम कंट्रोल बोथ एंटिटी ए एंड बी, ओनिंग 100% ऑफ ए का तो 100% एक्वायर कर लिया। ठीक है, कि सारा जो भी इक्विटी शेयर है मुझे दे दो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया उसने, एंटिटी ए ने, है ना। अब ये बोल रहे हैं मिस्टर राम ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोथ द एंटिटी ए एंड बी एंड आफ्टर कंट्रीब्यूशन, बिफोर एंड आफ्टर कंट्रीब्यूशन। तो जो ये कंबाइन कॉम्बिनेशन एंटिटी बी और ए का, क्या वो कॉमन कंट्रोल है, नहीं है, कॉमन कंट्रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉमन कंट्रोल इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि भाई थर्ड पार्टी, इसमें थर्ड कंपनी तो कोई है ही नहीं, है ना। कॉमन कंट्रोल तब होता है जब मिस्टर राम जो हैं वो आपका एंटिटी बी को एक्वायर कर लेते, एंटिटी ए को कर लेते, और एंटिटी ए किसी और को कर रही होती, और फिर जो एंटिटी ए है वो सी को एक्वायर कर लेती। जैसे मान लो मिस्टर राम की 2 कंपनी होती ए एंड बी, है ना, ए और बी होती। अगर मिस्टर राम की ए और बी कंपनी होती और बी ए को एक्वायर कर लेती या ए बी को एक्वायर कर लेती और ओनर एक ही रहता, तो वो ट्रांजेक्शन कहता है कॉमन कंट्रोल। ओके, अब एक बार 7th का आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें लिखा है नो दिस इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल। मिस्टर राम कंट्रोल बोथ एंटिटी बिफोर द बिजनेस कॉम्बिनेशन वर ट्रांजेंडरी। ठीक है, क्या था ये, ट्रांजिटरी था। सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट एंटिटी बी हैज ऑब्टेन अ कंट्रोल ऑफ एंटिटी बी, एंटिटी बी हैज ऑब्टेन्ड अ कंट्रोल ऑफ एंटिटी ए। ओके, ठीक है, एंटिटी बी अकाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन इज बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इंडिया यूजिंग एक्विजिशन अकाउंटिंग।
तो एंटिटी बी को कंट्रोल मिला है एंटिटी ए का, ये है। तो ये कॉमन कंट्रोल वाला नहीं है, एक्विजिशन वाला है। यहाँ पे एक्विजिशन हो रही है, कॉमन कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। क्योंकि एंटिटी बी के शेयर जा रहे हैं ना, तो एंटिटी बी ने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है, अपनी इशूड शेयर कैपिटल के 40%। किसको? राम को। और राम ने किसको दे दिए? ए लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड के पास कंट्रोल आ गया 40% स्टेक का, ठीक है। अब राम जो है वो कंट्रोल कर रहा है ए और बी को, लेकिन एक्चुअली में ए कंट्रोल कर रही है बी को। स्टेक मिल गया ना, स्टेक मिल गया। तो ये है, तो ए लिमिटेड कंट्रोल कर रही है इसको। तो ये क्या हो गया? बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम जो अगली डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 8th वाले क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।